हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं मेरी ज़िंदगी हो तुम भाग 43। इससे पहले इस कहानी के 42 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था प्रिंस का ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। इधर माही और मलंग दोनों ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां इस वक्त मिष्टी और अतुल दोनों ही वार्ड के बाहर बैठे हुए थे, आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मिष्टी को काफ़ी ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। अब देखते हैं आगे। प्रिंस का ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। ऑपरेशन घंटों तक चलने वाला था, लेकिन इधर मिष्टी जो बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी, उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। तभी अतुल ने उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, तुम इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो रही हो? वो ठीक हो जाएगा, उसे कुछ भी नहीं होगा। मिष्टी ने कहा, पर पता नहीं क्यों मुझे घबराहट हो रही है। डॉक्टर ने कहा था कि ये आखिरी ऑपरेशन होगा और इसी ऑपरेशन पर डिसाइड होगा कि मेरा बेटा जिंदा रह जाएगा या फिर मर जाएगा। तभी माँ ही उसके पास आई और बोली, दी आप फिक्र बिल्कुल भी मत कीजिए, डॉक्टर उसे बचा लेंगे, उसे कुछ भी नहीं होगा। आखिर में सबके सामने मिष्टी अशांत हो ही गई, मगर उसके दिल में अजीब सी बेचैनी लगातार चलती रह रही थी। इधर दूसरी तरफ एक विला में इस वक्त काशवी जो चुपचाप सोफे पर बैठी हुई थी, उसके दिमाग में हजारों सारी बातें चल रही थीं। लेकिन तभी वहां पर कुछ देर बाद अयांश आया और उसके करीब बैठते हुए बोला, क्या बात है, तुम इतना सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रही हो और इतना शांत क्यों हो? क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? अयांश की ये बात सुनते ही काशवी ने थोड़ा गुस्से के साथ कहा, मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम मेरी मॉम का इलाज नहीं करवाओगे। मुझे तुमसे कोई भी हेल्प नहीं चाहिए, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? ये सुनकर अयांश गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैंने ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि तुम अब मेरी बीवी बनने वाली हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को कोई भी तकलीफ हो। उसकी ये बात सुनकर काशवी ने थोड़ा गुस्से के साथ कहा, मैं तुम्हारी कोई बीवी नहीं बनूंगी। अपने दिमाग से ये फालतू के ख्याल बिल्कुल निकाल दो। और तुमने जितने भी पैसे मेरी मॉम के इलाज के पीछे लगाए हैं ना, मैं एक दिन तुम्हें वो सब कुछ वापस कर दूंगी। तभी अयांश ने कहा, वो सारे पैसे तुम्हारे है, इनफैक्ट मेरा जो कुछ भी है अब वो सब कुछ तुम्हारा है, तो तुम खुद के पैसों को कैसे वापस करोगी? यह सुनकर काशवी को कुछ समझ नहीं आया और वो अयांश की बातों का क्या जवाब दे। उसने तुरंत ही दांत पीसते हुए कहा, अयांश आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम क्यों जबरदस्ती मुझसे शादी करना चाहते हो? हम दोनों कभी भी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि जो रिश्ता जबरदस्ती से जोड़ता है ना, उसमें कोई खुशी कभी भी नहीं होती है। तभी ये सुनकर अयांश ने कहा, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होता है। ये सुनकर काशवी ने कहा कि नहीं, ऐसा पॉसिबल है। इसके जवाब में अयांश ने गुस्से के साथ कहा, अगर ऐसा पॉसिबल है तो मेरे दोनों भाई क्यों अपनी दोनों बीवियों के साथ ऐसे खुश रह ले रहे हैं? आई नो, अभी अतुल भाई ने शादी नहीं की है, लेकिन उनके दो दो बच्चे हैं। वो मिष्टी से बहुत प्यार करते हैं और उनके साथ खुश भी हैं। और मलंग भाई भी माही के साथ खुश हैं और मैंने उनके बारे में अच्छे से पता लगाया है। स्टार्टिंग में उन्होंने भी इसी तरह से ज़बरदस्ती की थी और अब देखो कितने दिनों के बाद अब वो लोग एक साथ खुश हैं। ये सारी बातें सुनकर काशवी हैरान थी और हैरानी से बोली, क्या तुम उन दोनों को देखकर ऐसे काम कर रहे हो? इसके जवाब में अयांश ने अपनी भौहें चढ़ाकर कहा, ऑफ कोर्स, क्या तुमने नहीं सुना, बड़े जो करते हैं छोटे भी वही करते हैं। तो अब अगर मेरे घर के बड़े ने ऐसी ज़बरदस्ती करके शादी की है तो मैं क्यों ना करूं? और एक दिन देखना, हमारे बीच भी बहुत सारी खुशियां होंगी और हम दोनों के बहुत सारे बच्चे होंगे। यह सुनते ही काशवी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वो शौक रह गई और उसने कहा, व्हाट, ये तुम क्या कह रहे हो? इसके जवाब में अयांश ने कहा, क्यों, क्या तुम नहीं चाहते कि हमारे बहुत सारे बच्चे हों और हम खुश रहें? काशवी ने चिढ़कर कहा, लेकिन मुझे बहुत सारे बच्चे पैदा नहीं करना है। ये सुनकर अयांश उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है कि लेकिन क्यों?
मैं तो चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे बच्चे हों और मैं तो एक क्रिकेट टीम तैयार करना चाहता हूँ। अब काशवी को ऐसा लग रहा था जैसे उसे चक्कर ही आ जाएगा। उसने अयांश को खुद से दूर किया और बोली, तुम्हारी बातें तो मेरे सर के ऊपर से जा रही हैं। तुम ऐसी चीज़ें सोच भी कैसे सकते हो? मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। अपने दिमाग से ये सारी फालतू की बातें निकाल दो, समझे तुम? उसकी ये बात सुनकर अयांश ने अपनी भौहें चढ़ा ली और बोला, तुम्हें मेरी बातें फालतू क्यों लगती हैं? क्यों तुम मुझे हमेशा इग्नोर करती हो? मैंने तो सब कुछ सोच रखा है। हमारे एक लड़के होंगे और एक लड़कियां होंगी और कुल मिलकर हाँ वो सारे 12 होंगे। 12 मिलकर 1 दर्जन होंगे और 1 दर्जन के लिए मैं एक क्रिकेट टीम तैयार करूंगा। कितना मज़ा आएगा ना, कितना एक्साइटमेंट भरा होगा ये सब। अब कशिश को वहां रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। वो दूसरे ही पल अपनी जगह से उठी और बोली, तुम ऐसी घटिया सोच सोच कर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हारी ऐसी सोच से। मैं तो बस 12 बच्चे नहीं पैदा करूंगी। मैं चाह रही हूँ, वैसे भी आज प्रिंस का ऑपरेशन हो रहा है। मैंने मॉम की वजह से हॉस्पिटल से छुट्टी ले लिया था, लेकिन मुझे वहाँ पर माही मैडम और मिष्टी मैडम को संभालने के लिए जाना ही होना चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है इस वक्त वो लोग बहुत परेशान होंगी। ये कहकर वो जाने को हुई, लेकिन तभी आयांश ने उसे अपनी बाहों में पीछे से भर लिया और बोला, ओके आई एम सॉरी। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होकर जा रही हो। मैं 12 बच्चे पैदा नहीं करूँगा। अब खुश? ये सुनकर काशवी ने उसे धक्का देते हुए कहा, आयांश कोई मजाक नहीं चल रहा है ये, और वैसे भी मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी तो बच्चे कहाँ से पैदा होंगे? ये सुनकर आयांश ने कहा, लेकिन बिना शादी के बच्चे पैदा कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल, अतुल भाई की तरह भी तो। यह सुनकर अब कशिश का दिल और भी ज़्यादा गुस्से से भर गया और उसका मन तो कर रहा था कि वो अतुल का ही खून कर दे, क्योंकि आयांश अतुल और मलंग को देखकर ही पागल हो गया था। काशवी ने गहरी सांस ली और बोली, आयांश देखो, मुझे परेशान करना बंद करो। मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे हॉस्पिटल जाना है। ये कहकर उसने उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, लेकिन तभी आयांश उसे रोकते हुए बोला, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुमसे कितनी अच्छी से बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी सारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं ज़िंदगी भर तुम्हें खुश रखूँगा। प्लीज़ मुझे एक बार मौका दे दो। ये सब सुनकर काशवी ने गुस्से के साथ कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। ये कहकर वो जाने लगी, लेकिन तभी आयांश आगे आया और उसकी घुटनों के बल बैठकर बाल बोला, मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं करने वाली, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। एक आखिरी बार मुझे एक मौका दे दो, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। ये कहकर वो इस तरह से अपना सर नीचे की तरह झुका लेता है। काशवी को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे, लेकिन आयांश की ऐसी हरकतें उसके दिल को धड़का रही थी और उसे पता ही नहीं था कि अयांश ऐसा भी कुछ कर सकता है। ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। उसने अयांश को फर्स्ट टाइम ही अपना लिया था और वो कहीं ना कहीं आज भी अयांश से प्यार करती थी, मगर उसकी हरकतों की वजह से वो डिप्रेस थी और उससे नफरत करती थी। लेकिन अब अगर अयांश खुद से उसके सामने आकर उसे एक्सेप्ट कर रहा था तो वो भी इस बात को एक बार सोच सकती थी, लेकिन अभी उसने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा और वो बोली, आई एम सॉरी, पर अभी मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अभी मेरी मॉम की हालत ठीक नहीं है। जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं अपनी खुशियों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकती। इसीलिए तुम्हें इंतज़ार करना हो तो तुम मेरा इंतज़ार कर सकते हो, और अगर तुम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, तो तुम कहीं और भी जा सकते हो। ये कहकर वो वहाँ से चली गई, लेकिन तभी आयांश जो अपनी जगह से उठते हुए बोला, तुम जब तक कहोगी मैं तब तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैं महीने, 2 महीने, 5 साल, 2 साल, 50 साल तक तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा, मगर तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। ये सारी बातें काशवी के कानों में गईं, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई, लेकिन उसने फिर कुछ भी नहीं कहा और वो धीरे से वहाँ से बाहर की तरफ निकल गई। इधर आयांश काशवी को जाते हुए बस देखता रह गया। उसके दिल में हजारों सवाल थे काशवी के लिए, मगर वो उसे नहीं कह पाया।
इधर हॉस्पिटल में अब करीब सुबह के 5 बज चुके थे। चारों में से ना तो कोई घर गया था और ना ही किसी ने सोने की कोशिश की थी, क्योंकि अभी भी प्रिंस का ऑपरेशन चल ही रहा था। सामिया इस वक्त अतुल की गोद में सो चुकी थी और मिष्टी, माही, मलंग, अतुल वो सभी बेंच पर बैठे ऑपरेशन थिएटर को ही देखे जा रहे थे। तभी माही ने गहरी सांस लेकर कहा, दी, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। आप कई रातों से जाग रही हैं, आपकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी हैं। अगर आप ज़्यादा जागेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर ये सुनकर मिष्टी ने अपना सर ना में हिला दिया और बोली, नहीं, अब वैसे भी मेरे बेटे का ऑपरेशन पूरा होने वाला है माही। मुझे तो अब बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है। ये सुनकर माही ने फिर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन तभी मलंग ने मिष्टी से कहा कि माही बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको सो जाना चाहिए। एटलीस्ट आपको थोड़ा तो आराम करना ही चाहिए। ये सुनकर मिष्टी ने फिर से अपना सर ना में हिला दिया और बोली, नहीं मलंग, प्लीज़ मुझे किसी चीज़ के लिए फोर्स मत करो। इस वक्त जिस माँ का बेटा ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा हो, वो माँ सुकून से नहीं सो सकती। मैं बिल्कुल भी नहीं सो सकती। मेरी तो नींद ही उड़ गई है। जब तक कि डॉक्टर बता नहीं देते कि मेरा बेटा खतरे से बाहर है, तब तक मैं सो नहीं सकती हूँ मलंग। ये सुनकर फिर मलंग भी चुप हो गया। अब देखते ही देखते सुबह के 6 बज गए थे। वापस से वहाँ नर्स और पेशेंट आना जाना शुरू हो गए थे। ऑपरेशन अभी भी चल ही रहा था, लेकिन मिष्टी को अब बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा था। उसने अतुल से कहा, अतुल, डॉक्टर तो अभी तक बाहर ही नहीं निकले हैं। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सुबह 5 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब तो 6 बज गए हैं, मगर अंदर तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अंदर क्या हो रहा होगा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तभी अतुल भी ऑपरेशन थिएटर को ही देख रहा था और उसने भी नासमझी में कहा कि मैं भी इसके बारे में ही अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ। मिष्टी, डॉक्टर ने तो मुझे भी यही कहा था कि 5 बजे तक सब कुछ हो जाएगा और ऑपरेशन सक्सेसफुल भी रहेगा, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना, तो मैं इन सबको आग लगा दूंगा। ये सुनते ही मिष्टी की आंखों में आंसू आ गए और उसने डरते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे बेटे को कुछ भी नहीं होगा अतुल, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तभी माही आगे आई और वो मिष्टी को संभालते हुए बोली, दी, आप शांत हो जाइए, आप रो क्यों रही हैं? एटलीस्ट डॉक्टर को बाहर तो निकलने दीजिए ना, तभी तो हम कोई फैसला ले सकते हैं। लेकिन मिष्टी ने रोते हुए कहा, पर वो अभी तक वापस क्यों नहीं आए हैं माही? मुझे डर लग रहा है। इसके जवाब में अभी कोई और कुछ भी कह पाता, उससे पहले ही ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा आखिरी बार खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही सभी खामोश हो गए और बस गेट की तरफ हैरानी के साथ देखने लगे। तभी डॉक्टर अपने चेहरे पर लगाए मास्क को उतारते हुए बोले। उससे पहले ही डॉक्टर को देखते ही अतुल तुरंत अपनी जगह से उठते हुए उसकी तरफ बढ़ा और बोला, कैसा है मेरा बेटा? वो ठीक तो हो गया है ना? वो खतरे से बाहर है ना? उसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना डॉक्टर? प्लीज़ बताइए मुझे। अतुल के लगातार सवाल करने से डॉक्टर आखिर में गहरी सांस लेते हैं और फिर बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने आपके बेटे को बचा लिया है। अब वो खतरे से बिल्कुल बाहर है। ये कहते हुए डॉक्टर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो वो वहीं जैसे ही बाकी सबने ये सब कुछ सुना, सबके चेहरे पर एक खुशी की आंसू आ गए और सब बिल्कुल खामोश हो गए। और दूसरे ही पल मिष्टी जो बेहद खुशी के साथ बोली, आप सच कह रहे हैं क्या? मेरा बेटा बिल्कुल खतरे से बाहर है? ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरे बेटे ने इतना बड़ा ऑपरेशन पार कर लिया है। ये कहते हुए वो तुरंत ही अतुल के सीने से लग गई। इधर मलंग ने अब सामिया को अपनी गोद में ले लिया था और अतुल भी मिष्टी को कसकर हक करते हुए बोला, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, हमारे बेटे ने इतने बड़े ऑपरेशन को पार कर लिया है। वो बिल्कुल ठीक हो गया है मिष्टी, और अब वो आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा, जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। उन सभी के चेहरे पर एक बेहद ही खुशी थी। लेकिन तभी मलंग ने डॉक्टर से कहा, उसे होश कब तक आएगा डॉक्टर, और हम कब तक उससे मिल सकते हैं? इसके जवाब में डॉक्टर ने कहा, उन्हें होश आने में कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा ऑपरेशन था और कम उम्र में इतना बड़ा ऑपरेशन होना मामूली बात नहीं होती है।
इसीलिए बस उन्हें अब आप दोनों को 3 से 4 घंटे का इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। उन्हें होश आ जाएगा, फिर हम उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद आप सभी लोग उनसे मिल सकते हैं। यह सुनकर सभी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। मिष्टी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच डॉक्टर। हमें आप पर पूरा यकीन था कि आप ज़रूर हमारे प्रिंस को बचा लेंगे। ये सुनकर डॉक्टर मिस्टर गुप्ता ने कहा, आप सबकी यकीन की वजह से ही तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है, वरना बीच में सिचुएशन ऐसी आई थी कि हमें ऐसा लग रहा था कि शायद अब कुछ भी नहीं हो पाएगा, लेकिन आखिर में हमने उन्हें बचा ही लिया। पर अब आपको उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना होगा। ये सुनकर सभी ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, डॉक्टर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। अतुल और मिष्टी मलंग से कहा, कैबिन में आइए, कुछ दवाइयाँ के बारे में मैं आपसे कुछ बात करना है। इसके जवाब में दोनों ही अपना सर हिलाए और फिर माही ने सामिया को अपनी गोद में ले लिया और वो दोनों कैबिन की तरफ बढ़ गए। इधर मिष्टी वार्ड के बाहर जाकर खड़ी हो गई। वो वार्ड के बाहर ही सब कुछ देख रही थी और बहुत प्यार से प्रिंस को देखने लगी, लेकिन इस वक्त प्रिंस मशीनों से घिरा हुआ था। अपने छोटे से बेटे को इस तरह से मशीनों से घिरा देखकर मिष्टी की आंखें फिर से नम हो गई, लेकिन तभी माही ने उसके कंधे को थपथपा कर कहा, अब तो खुशी मनाने का वक्त आ गया है दी, अब आप क्यों रो रही हैं। इसके जवाब में मिष्टी ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से अपने बेटे को इन मशीनों के बीच में देखूंगी। माही, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन मुझे पता है कि अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है और बहुत ही जल्द वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इसे सुनकर माही ने भी मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया, लेकिन तभी उसने कुछ सोचा और फिर वो मिष्टी से बोली, दी अब आपने आगे के बारे में क्या सोचा है। माही के इस सवाल को सुनकर मिष्टी को कुछ भी समझ में नहीं आया और फिर उसने भी ना समझी में माही को देखा और बोली, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है माही, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, मैं किस बारे में क्या सोचूं, मैं कुछ समझी नहीं। ये सुनकर माही ने गहरी सांस लेकर कहा, जैसा कि अब प्रिंस का ऑपरेशन हो चुका है थी और वो ऑपरेशन सक्सेसफुल भी रहा, आपने डिसाइड किया था कि अगर उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा तो आप फिर से ये सब कुछ छोड़कर वापस जहाँ से आई थी वहाँ पर चली जाएंगी। तो फिर क्या इसके बारे में आपने कुछ सोचा है या फिर नहीं। उसने जैसे ही ये सब कहा तो अचानक से मिष्टी बिल्कुल खामोश हो गई और फिर उसने अपनी पुरानी बातों को याद करना शुरू कर दिया। उन सब को सोचकर उसने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहा, हाँ मुझे याद आया, मैं खुद से मैंने प्रॉमिस किया था कि अगर मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो मैं जल्द से जल्द यहाँ से चली जाऊँगी। ये सुनकर माही ने कहा कि दी, मैं उसी के बारे में ही तो बात कर रही हूँ, तो बताइए आपने क्या सोचा है। ये सुनकर अब मिष्टी ने कुछ देर तक खामोशी के साथ कहा कि माही, मैंने सोचा है कि मैं अब यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगी। उसकी अचानक से ये बात सुनते ही माही हैरान हो गई और फिर हैरानी से बोली, व्हाट आर यू सीरियस दी, क्या सच बोल रही हैं आप। इसके जवाब में मिष्टी ने भी अपना सिर हिलाया और बोली, हाँ मैं बिल्कुल सीरियस हूँ और मैं जो भी कुछ कह रही हूँ वो बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि अब मेरे बेटे और मिस्टर अतुल के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है और हमारी भी गलतफहमी दूर हो चुकी है। जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब कुछ क्लियर हो चुका है और अब ऐसा मैंने तभी सोचा था कि जब मुझे लग रहा था कि मिस्टर अतुल ने मुझे धोखा दिया है और एक बार मेरे बेटे का ऑपरेशन हो जाएगा तो मैं उन्हें छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है माही, सब कुछ ठीक हो गया है। मुझे पता चल गया वो सना ने सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी। जितना कि मुझे पता था कि 5 सालों में जितना मैं तड़पती थी मिस्टर अतुल के लिए, वो भी मेरे लिए तड़पे हैं। अब इस तड़प को मैं मिटाने के लिए मैं उनके साथ रहूंगी और अपने दोनों बच्चों के साथ मिलकर एक हैप्पी फैमिली बनाऊंगी। मिष्टी ने जैसे ही ये सारी बातें कहीं, अचानक से माही के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। ये सुनकर कि मिष्टी अब कहीं नहीं जाएगी, वो अपनी फैमिली बनाएगी मिस्टर अतुल के साथ और अपने दोनों बच्चों के साथ हमेशा के लिए यहीं दुबई में रहेगी। माही की ने जैसे ही मिष्टी की ये बात सुनी वो एक्साइटिंग के साथ कूद पड़ी और बोली, क्या सच बोल रही हैं आप दी,
मिष्टी ने कहा, हाँ मैं सच बोल रही हूँ, आज से हम सब यहीं पर रहेंगे अपनी एक फैमिली बनाकर। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। कल इस कहानी का अंतिम भाग आएगा, कल इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होगी। तो प्लीज़ दोस्तों कल का एपिसोड देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और कैसी लगी आपको ये कहानी मिष्टी और माही की लव स्टोरी ज़रूर कमेंट में बताना।